स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी होती है, इट इज़ अ मेथड जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स का यूज़ करके हम ट्यूमर्स को ट्रीट कर सकते हैं। इसमें जो अपनी क्लिनिकली यूजफुल एनर्जी बीम है, ये अपनी क्या यूज़ होती है, 6 से 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि जो भी ट्यूमर है, ट्यूमर इन द सेंस जो भी सुपरफिशियल ट्यूमर है, ट्यूमर जो कि 5 सेंटीमीटर से कम दूरी पर है, विच इज लेसर देन 5 सेंटीमीटर डीप, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अपन ट्यूमर को ट्रीट कर सकते हैं। इसके नीचे क्या कर सकता है कि जो डोज की शार्प है वो क्या हो सकती है, ड्रॉप ऑफ हो सकती है। इस इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्किन कैंसर के लिए, अपने लिप कैंसर के लिए, चेस्ट वॉल इरेडिएशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर, अपने जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके लिए भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिंग बूस्ट डोज टू नोड्स, अपनी जो नोड्स होती है उनके इस्तेमाल के उनको भी ट्रीट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ हेड एंड नेक कैंसर, अपने हेड और नेक मतलब ये क्या कर सकता है, सुपरफिशियली ट्यूमर्स को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका अपन सुपरफिशियल ट्यूमर को ब्राकीथेरेपी, फोटोन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम से भी कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये क्या कर सकती है, डोज की यूनिफॉर्मिटी, मतलब जो डोज आ रही है उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करती, डोज को यूनिफॉर्म रखती है और टारगेट वॉल्यूम पे ही रखती है। और क्या कर सकती है, पास के या फिर जो डीपर टिश्यूज है उनको मिनिमम डोज देने के लिए काबिल होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इस हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन विथ मैटर। जब इलेक्ट्रॉन किसी मीडियम में ट्रेवल करता है, या चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो क्या करता है, वो अलग अलग एटम्स के, वहाँ के जो मैटर के अंदर के जो एटम्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करता है। और इन इंटरेक्ट से वो क्या करता है, कोलम्बिक फोर्स इंटरेक्शन करता है। इन इंटरेक्शन को अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला होता है इनइलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक और इलास्टिक डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है इलास्टिक कोलिजन विद एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। जब अपना जो एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि फास्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन है, ये अपना क्या करता है, एटम के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है। एटम के इंटरेक्ट से अगर वो करता है तो वो क्या करता है, एक तो आयनाइजेशन करता है। आयनाइजेशन इन द सेंस कि वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव कर देता है, तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और दूसरा क्या करता है, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का सेंस कि वो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स में उनमें एनर्जी देकर उनको एक शेल से अपर शेल के अंदर क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन विद एटॉमिक न्यूक्लियाई। इनइलास्टिक कोलिजन विद एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या करता है कि वो एटम के न्यूक्लियस से इनइलास्टिक कोलिजन करता है, और साथ में जो रेज निकलती है उनको बोलते हैं ब्रह्मस्त्रैलंग एक्स रेज, जो कि क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी की फॉर्म में निकलती है। तीसरा होता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन किसके साथ करता है, एटम के न्यूक्लियाई के साथ। अगर वो एटम के न्यूक्लियाई के साथ इलास्टिक कोलिजन करता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर स्कैटरिंग। और चौथा होता है इलास्टिक कोलिजन विद एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। और जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी का ज्यादा लॉस नहीं होता। तो जो इलास्टिक कोलिजन में उसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होती है, और ये क्या कर देता है, वो जो एनर्जी का जो लॉस है वो किस में प्रोड्यूस करता है, आयनाइजेशन करने के लिए एंड और एक्साइटेशन करने के लिए, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, जो अपना इलास्टिक कोलिजन होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होती है, और वो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट है वो किस में बदलती है, आयनाइजेशन में और एक्साइटेशन में। और ये जो एनर्जी का लॉस है, आयनाइजेशन एक्साइटेशन करके कुछ दूसरे फॉर्म में बदल जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रह्मस्त्रैलंग फोटॉन्स, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस तो नहीं होती, लेकिन क्या कर देती है, ये छोटे 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 पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। इसमें तो क्या होता है, सिंगल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलास्टिक में क्या होता है, जो सिंगल फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो क्या करती है, आयनाइजेशन एक्साइटेशन कर देती है, और इसके अंदर वो एक जो एनर्जी है वो छोटे छोटे अलग 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 पार्टिकल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। जैसे अगर अपन बात करें तो जो लो एटॉमिक मीडियाज होते हैं, लाइक अपने वाटर टिश्यूज वगैरह हो गई, उसके अंदर क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन वो कैसा रहता है, अपना आयनाइजेशन और एक्साइटेशन ही मेजरली रहता है। और हाई एनर्जी जो हाई एटॉमिक नंबर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अपन बात कर रहे हैं लेड की, तो उसमें ब्रह्मस्त्रैलंग प्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ज्यादा जितना बड़ा एटम होगा उसके अंदर न्यूक्लियस भी उतना बड़ा होगा, और ज्यादा बड़े न्यूक्लियस के देयर इज अ चांस कि वो
इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा टकरा, अगर वो न्यूक्लियस के टकराते हो तो देयर इज अ चांस कि वो ब्रेमस्टर लंग प्रोडक्शन करेगा। और अगर जो छोटे एटम्स होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस छोटा होता है लेकिन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, तो देयर इज अ चांस कि वो इलेक्ट्रॉन से टकराए। तो यही चीज इसमें बताई गई है। Multiple elastic collision of high energy electron multiple scattering produce small angle deflection। इलास्टिक कोलिजन एक नहीं होता, मल्टीपल्स होते हैं और अलग अलग मल्टीपल इलेक्ट्रॉन से कोलाइज करने पर छोटे छोटे एंगल्स में डिफ्लेक्शन होता है। तो अपन को इलेक्ट्रॉन क्या नॉर्मल नहीं दिखता, अपन को कैसे दिखता है, जिगजैग पाथ में, जैसे एक तरफ गया वहां के एटम से टकराया, दूसरी तरफ गया वहां के इलेक्ट्रॉन से टकराया, तीसरी तरफ गया वहां के इलेक्ट्रॉन से टकराया, ऐसे टकराते टकराते वो कौन सा पाथ बना लेता है, जिगजैग पाथ बना लेता है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको लॉस करता रहता है। और इनलास्टिक कोलिजन में भी क्या होता है, जो आयनाइजेशन और एक्साइटेशन होता रहता है और धीरे धीरे क्या होता है, पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रेट ऑफ एनर्जी लॉस। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो क्या करता है, वो लॉस करता है अपनी एनर्जी का। किस फॉर्म में, दो प्रोसेसेस में। पहला होता है कोलिजनल प्रोसेस और दूसरा होता है रेडिएटिव प्रोसेस। तो इसको वो अगर कोलिजनल लॉस होता है तो वो किसकी वजह से होता है, आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन की वजह से। और अगर रेडिएटिव लॉस होता है तो वो किसकी वजह से होता है, ब्रेमस्टेरलंग की वजह से। तो कोलिजनल लॉस क्या होता है, द रेट ऑफ एनर्जी लॉस डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जितना भी एनर्जी लॉस हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। किसी भी मीडियम में जितना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी उसके ऊपर उसका एनर्जी लॉस डिपेंड करता है। क्योंकि मान लो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको आयनाइजेशन और एक्साइटेशन उतना ही ज्यादा होगा, और आयनाइजेशन और एक्साइटेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, कोलिजनल लॉस होगा। तो इसमें एक आता है मास स्टॉपिंग पावर। मास स्टॉपिंग पावर क्या होता है, द रेट ऑफ एनर्जी लॉस पर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एनर्जी का लॉस जितनी रेट हो रही है डिवाइडेड करेंगे अपन एक पर ग्राम से और नीचे पर सेंटीमीटर स्क्वायर करके, तो अपना क्या आता है, मास स्टॉपिंग पावर। तो जो मास स्टॉपिंग पावर है ये ग्रेटर होता है लो एटॉमिक नंबर का और एज कंपेयर टू हाई एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल्स का। इसमें अगर अपन ग्राफ की बात करें तो अपन को दो ग्राफ दिख रहा है, जिसमें एक वाटर को दे रखा है और एक लीड को दे रखा है। वाटर क्या है, लो एटॉमिक नंबर वाला मटेरियल है, और लेड क्या है, अपना हाई एटॉमिक नंबर वाला मटेरियल है। तो अब इसमें ये बोल रहा है कि भाई जो एटॉमिक कोलिजनल लॉस है वो किसमें होगा, लो एटॉमिक नंबर वाले में ज्यादा होगा। इसके दो रीजन होते हैं। पहला, जो हाई एटॉमिक वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे अपने लीड की बात करें तो क्या होगा, उसके अंदर पर ग्राम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। छोटे एटम की क्या खास बात होती है कि वो छोटे 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 कम एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब ज्यादा एटम्स स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो उसके बाद ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन बड़े एटम्स में क्या होता है, वो ज्यादा स्पेस कैरी करते हैं तो वो कम स्पेस के, ज्यादा स्पेस के अंदर कम कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तो अपन को एक बार एक टॉपिक तो समझ में आ गया कि भाई ज्यादा एटॉमिक नंबर के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर ग्राम में, देन लो एटॉमिक नंबर मटेरियल्स। दूसरा क्या होता है, हाई एटॉमिक नंबर्स के पास ज्यादा टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उनका न्यूक्लियस बड़ा होता है। न्यूक्लियस बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर बांध के रखेगा। अगर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंडेड रहेगा, क्योंकि जो बड़ा न्यूक्लियस होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पास पास में रखेगा। तो क्या करेगा, जो ये वाले एटम्स है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब बाउंडेड रहेगा, तो इसकी वजह से अगर कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इनको बाहर निकालने की कोशिश करता है तो ये क्या करेंगे, बाहर की तरफ नहीं जाएंगे और ये क्या करेंगे, अंदर ही रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अपना हाई एटॉमिक मटेरियल्स है उनके अंदर आयनाइजेशन और एक्साइटेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर अपन ये ग्राफ की बात करें तो इसमें दो चीज दिखा रही है, वाटर कोलिजन एंड लीड कोलिजनल। तो वाटर कोलिजनल जो होता है वो अपने अंदर, देखो आप ये देखोगे कि पहले जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज के बाद देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन दिस। द रेट ऑफ द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एनर्जी विथ मिनिमम अकरिंग इज अबाउट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये जो डिक्रीज होना रुकता है वो कब तक रुकता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। इसके ऊपर जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर है तो ये क्या होता है,
एनर्जी में वेरिएशन बहुत कम होता है, ठीक है। रेट ऑफ एनर्जी लॉस अगर अपन बात की करें, लेड की बात करें तो ये कब तक होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और वाटर में रफली अबाउट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ये चीज चली जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें रेडिएशन लॉस की। रेडिएशन लॉस क्या होता है, ब्रह्मस्त्रीलंग का होता है। ब्रह्मस्त्रीलंग का मतलब कि होता है कि द रेट ऑफ एनर्जी लॉस per centimeter in the medium due to Bremsstrahlung is approximately proportional to the electron density n square of atomic number। जो रेट ऑफ एनर्जी लॉस होता है पर सेंटीमीटर किसी मीडियम में, जो कि ब्रह्मस्त्रीलंग की वजह से, ब्रह्मस्त्रीलंग का मतलब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डायरेक्टली हिट करता है, ये क्या इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी के अलावा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगी तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी के लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जितनी ज्यादा एनर्जी के लॉस होगा तो उतना ही जो ब्रह्मस्त्रीलंग की फोटॉन्स की जो पावर है वो उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये होता है स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज्यादा उसका बड़ा न्यूक्लियस होगा। तो जितना बड़ा उसका न्यूक्लियस होगा तो उतने ही देयर इज अ चांस कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस न्यूक्लियस के टकराए। मोर ओवर द प्रोबेबिलिटी of radiative loss relative to the collisional loss increase with the electron energy and with Z। ये क्या होता है, रेडिएशन लॉस और कोलिजनल लॉस का एक रेशियो है कि मतलब कि भाई रेडिएशन लॉस से ज्यादा हो सकता है कि कोलिजनल लॉस ज्यादा हो सकता है। तो उसमें क्या बता रहे कि जो रेडिएशन लॉस है उसकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होगी और जितना बड़ा उसका एटॉमिक नंबर होगा तो देयर इज अ चांस कि उसके अंदर रेडिएटिव लॉस ज्यादा हो एज कंपेयर टू कोलिजनल लॉस। तो इसलिए जो कोलिजनल लॉस होता है वो किस में एक्ट करता है, लो एटॉमिक मटेरियल्स पे। और जो रेडिएटिव लॉस होता है वो किस पे एक्ट करता है, ज्यादातर हाई एटॉमिक वाले मटेरियल्स पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन में ज्यादा कुछ नहीं होता। तो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है वो गैस के अंदर एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम, ये जो पोलराइजेशन होता है किसमें होता है, गैसियस मीडियम्स में होता है। ये सॉलिड्स वगैरह में बहुत कम होता है, क्योंकि अपने पोलराइजेशन ऑफ द कंडेंस मीडियम एटम क्या करता है, थोड़े बहुत इसके ट्रैक के ऊपर आ जाते हैं। और ये ज्यादातर पोलराइजेशन वगैरह अपन यूज करते हैं डोजीमेट्री में, आयनाइजेशन चैम्बर में, जिसमें अपन को ये चीजें पता करनी होती है। The ratio mass stopping power of water to the air varies with electron energy। नहीं, बस इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टॉपिंग पावर के बारे में। तो स्टॉपिंग पावर क्या होता है, इसको अपन एस अपॉन रो से डिनोट करते हैं। तो ये जो टोटल मास स्टॉपिंग पावर होता है ये क्या होता है, किसी भी मटेरियल फॉर द चार्ज पार्टिकल, ये किसने रिप्रेजेंट करा था, आईसीआरयू ने। आईसीआरयू होती है इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन यूनिट एंड मेजरमेंट। इसने क्या बताया था, द टोटल मास स्टॉपिंग पावर इज अ क्वोशिएंट ऑफ डीई बाय रो डीएल। ये क्या होता है, डीई और रो डीएल का क्वोशिएंट होता है, जिसमें डीई होता है वो अपना क्या होता है कि किसी भी एक पाथ लेंथ पे, मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन है इसने किसी लेंथ में ट्रेवल करा, इसमें ट्रेवल करने की वजह से उसके अंदर कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी, कि उस मटेरियल की डेंसिटी कितनी है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी ने पाथ में ट्रेवल करा, कोई मान लो डीएल पाथ में ट्रेवल करा, और उसके अंदर उसकी कितनी एनर्जी का लॉस हुआ विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी, ये अपना क्या कहलाता है, टोटल मास स्टॉपिंग पावर। जो अपना मास स्टॉपिंग पावर होता है ये अपने दो चीजों का सम होता है। पहला होता है कोलिजनल लॉस और दूसरा होता है रेडिएशन लॉस। कोलिजनल लॉस का मतलब जो कोलिशन की वजह से, जो अपने आयनाइजेशन और एक्साइटेशन की वजह से जो अपने एनर्जी का लॉस हुआ था, और रेडिएटिव लॉस का मतलब जो ब्रह्मस्त्रीलंग डायरेक्टली न्यूक्लियस को हिट कर रहा था, जो ब्रह्मस्त्रीलंग फोटॉन्स बनते हैं उनकी वजह से जो लॉस होता है उसको बोलते हैं रेडिएटिव लॉस। तो इन दोनों का सम होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है एब्सॉर्ब डोज। अगर एब्सॉर्ब डोज को पता करना है, एब्सॉर्ब डोज क्या होता है कि भाई कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब हुई पर यूनिट मास, ठीक है, पर यूनिट मास के अंदर कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब हुई, ये अपनी क्या कहलाती है, एब्सॉर्ब डोज। तो इसके अंदर अपन को दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लुएंस और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टेड कोलिजन स्टॉपिंग पावर। अब ये रेस्ट्रिक्टेड कोलिजन स्टॉपिंग पावर क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड कोलिजन स्टॉपिंग पावर क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ इज कोलिजन। अच्छा, इनमें क्या होता है कि जो रेस्ट्रिक्टेड कोलिजन मास पावर होता है इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है
जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी मैटर से इंटरेक्ट करता है, किसी मैटर के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को देगा। दूसरे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करेंगे, आगे फर्दर एनर्जी को कैरी करके रहेंगे और धीरे 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 पूरी क्या करेगी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड कोलिजन मास स्टॉपिंग पावर के केस में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो लोकली एब्जॉर्ब हो जाती है, कि मतलब वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट नहीं करती, वो क्या कर जाती है, जैसे जो एक ही पर्टिकुलर एरिया में एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब कुछ एटम्स के बदौलत वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो रेस्ट्रिक्टेड कोलिजन मास स्टॉपिंग पावर होता है, ये क्या होता है, क्वोशिएंट ऑफ डीई बाय रो डीएल। इसको अपन एल अपॉन रो से डिनोट करते हैं, और जो एल अपॉन रो होता है वो किसके बराबर होता है, डीई अपॉन रो डीएल। कितने लेंथ में इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल करा, उसमें एनर्जी का लॉस कितना हुआ विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ये क्या कहलाता है, रेस्ट्रिक्टेड कोलिजन मास स्टॉपिंग पावर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग की। जो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग क्या करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसको क्या होता है, मल्टीपल स्कैटरिंग देखने होते हैं। क्योंकि भाई अपने जो मीडियम में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो जो न्यूक्लियस होंगे तो उनमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसमें क्या पड़ेंगे, कोलम्बिक का फोर्स पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी कंपोनेंट्स और डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से स्कैटरिंग पावर इज वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ जेड एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्कैटर करेगा। स्कैटर किसकी वजह से करेगा, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने स्क्वायर ऑफ जेड, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो उसमें क्या होंगे, उतनी ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, जितने ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो इलेक्ट्रॉन के टकराने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्कैटरिंग बढ़ेगी। अब स्कैटरिंग बढ़ेगी और इनवर्सली इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन में स्पीड ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस को बिना टकराए वो सीधे के सीधे निकल जाएंगे। लेकिन अगर एनर्जी कम होगी तो क्या करेगा, कोलम्बिक फोर्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से देयर इज अ चांस कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के टकराए, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर उनमें एनर्जी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, उस अट्रैक्शन को तोड़ पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर वेलोसिटी कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल डायरेक्शन के मोशन में, जैसे अपन वो वेक्टर स्पेस करते हैं ना, तो वेलोसिटी का अलग कंपोनेंट बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का अलग कंपोनेंट बन जाएगा, तो ऐसे ही अलग अलग कंपोनेंट्स बन जाएंगे। तो इसमें ज्यादा अपन को कुछ बात नहीं करनी, लेकिन अब ये क्या करता है, इसके लिए क्या अपन क्या करते हैं, स्कैटरिंग फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। स्कैटरिंग फॉइल का क्या काम होता है कि ये जो स्कैटर वाली जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है इनको क्या करती है, रोकती है। ये क्या करती है, इस अनवांटेड एक्सरे प्रोडक्शन होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो जो नॉर्मल टिश्यूज है उन पे भी ये लो डोज पड़ेगी, तो इसकी वजह से उनमें नुकसान होने के चांसेस होते हैं। इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, स्कैटरिंग फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब ये जो ये किसकी वजह से होता है, इसमें अपन क्या यूज करते हैं, हाई एटॉमिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर जितने ज्यादा हाई एटॉमिक मटेरियल होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर वाले हैं वो नीचे नहीं जा पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस फॉइल स्प्रेड आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन मीडियम टू, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम के कंटेमिनेशन को मिनिमाइज कर देगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एनर्जी स्पेसिफिकेशन एंड मेजरमेंट की। तो जब अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन बीम जब एस्केलेटर में से बाहर निकलती है तो वो क्या होती है, मोनो एनर्जेटिक होती है। लेकिन क्या होता है, देयर इज अ रैंडम एनर्जी डिग्रेडेशन। रैंडम एनर्जी का क्या होता है, डिग्रेड होने लग जाती है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, अब मान लो जब इलेक्ट्रॉन मोनो एनर्जेटिकली हाई एनर्जिकली अगर वो एस्केलेटर में से निकल रहा है तो वो एग्जिट विंडो से भी पास आउट होके निकलेगा, स्कैटरिंग फॉइल से भी पास आउट होके निकलेगा, मॉनिटर चैम्बर, एयर। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा जिसमें कभी एनर्जी ज्यादा जाएगी, कभी एनर्जी कम जाएगी। तो ये इस की वजह से अगर अपन इसमें कुछ नए पैरामीटर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से अपन को डोज को कैलकुलेट करना होता है, तो इसमें सबसे पहला पैरामीटर आता है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई पी नॉट इज इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू आर पी प्लस सी थ्री आर पी स्क्वायर। तो इसमें जो आरपी होता है ये क्या होता है, प्रैक्टिकल रेंज होती है इन सेंटीमीटर में। जिसमें अगर अपन वाटर की बात करें तो इसमें C1 आता है 0.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
C2 होता है अपना 1.99 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर और C3 होता है अपना 0.0025 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की। इसमें रिकमेंड करा जाता है कि जो फील्ड साइज है रेंज मेजरमेंट के लिए वो लगभग 12/12 के आसपास का होना चाहिए और हाई एनर्जी लेवल अगर कोई है तो उसमें जो हाई एनर्जी का मतलब एनर्जी जो कि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, तो इसके लिए कम लगभग लगभग 20 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तक का फील्ड साइज हो जाना चाहिए। ठीक है, और अपन क्या करते हैं, रेंज को पता करने के लिए अपन आयन, डायोड और फिल्म वगैरह भी यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मीन एनर्जी का। मीन एनर्जी क्या होता है, जैसे मान लो ये अपन को ग्राफ दिख रहा है, इसके अंदर क्या होता है, रिलेटिव डोज और डेप्थ का एक ग्राफ होता है। इसके अंदर अपन को क्या बोल रहा है कि भाई मीन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम अपन ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ई नॉट अपना क्या कहलाता है, मीन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। तो इलेक्ट्रॉन बीम की जो मीन एनर्जी होती है ये क्या होता है, इज रिलेटेड टू द R50। R50 का मतलब ऐसी डेप्थ जहां पर जो डोज है, जो अपन को 100% डोज जो पड़ रही थी उसकी एक सर्टेन डेप्थ पर वो डोज कितनी रह जाए, 50% रह जाए, वो इसके डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट इज इक्वल्स टू C4.R50। C4 अपना वही रेंज मेजरमेंट जो कि वाटर के लिए क्या होता है 2.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनर्जी एट डेप्थ। एनर्जी एट डेप्थ क्या होता है, अपन को पता है कि भाई जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है या फिर जो मीन एनर्जी है वो क्या कर सकती है, डेप्थ के साथ डिक्रीज लीनियरली करती रहती है। जितनी ज्यादा डेप्थ होती रहेगी धीरे धीरे क्या होगा, उतनी एनर्जी कम होती रहेगी। तो इसको अपन रिलेशन से इसका क्या होता है, ई जेड इज इक्वल टू ई नॉट ब्रैकेट 1 - Z/RP। ठीक है, तो ई जेड, हाँ तो ये क्या होता है, लीनियरली क्या कर सकता है, ये एक मेजरमेंट है एनर्जी एट डेप्थ पर। डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सॉर्ब डोज, तो इसमें क्या होता है कि अपन एब्सॉर्ब डोज को पता करते हैं, तो इसमें सबसे बेसिक मेथड होता है कैलोरीमेट्री। लेकिन अपन क्या करते हैं, इसमें क्या होती है, कई टाइप के टेक्निकल डिफिकल्टीज होती है। टेक्निकल डिफिकल्टीज होने की वजह से क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर अपन कैलोरीमेट्री का यूज नहीं करते। ज्यादातर इन के अंदर अपन आयनाइजेशन चैम्बर या फ्रीकी डोसीमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कई चीजें आ जाती है, फिल्म आ जाती है, TLD आ जाता है, थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर, ये अपना सॉलिड स्टेट डायोड आ जाते हैं। जो कि क्या पता करते हैं, ये अपन को पता करने में रोकता है कि भाई एक पॉइंट, फैंटम के एक पॉइंट में क्या डोज है अपॉन फैंटम के दूसरे पॉइंट में क्या डोज है, उनके रेशियो से अपन पता कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिलेटिवली एब्जॉर्ब डोज को पता कर पाता है, ना कि एब्सोल्यूट एब्जॉर्ब डोज एक पॉइंट के बारे में पता कर पाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आउटपुट कैलिब्रेशन की। आउटपुट कैलिब्रेशन क्या कहलाता है, द वेरिएशन ऑफ आउटपुट एब्जॉर्ब डोज पर यूनिट एट डीमैक्स इन फैंटम ऑफ फील्ड साइज। अच्छा, इसमें अपने क्या बताते हैं कि भाई एक फैंटम के एक ऐसा पॉइंट है जिसमें डोज सबसे मैक्सिमम होती है, उसको बोलते हैं डीमैक्स। उसके अंदर जो एब्जॉर्ब डोज एब्जॉर्ब होती है उसके अंदर क्या होता है, जो फील्ड साइज होता है वो एक एस्केलेटर से अलग अलग टाइप का होता है। Therefore, the output of each treatment applicator is representative field size should be measured for each available energy। अच्छा, तो अपन को क्या रखता है, अलग अलग फील्ड साइज अपन को इसके अंदर अवेलेबल रखने होते हैं। ज्यादातर अपन इसके अंदर कौन सा यूज करते हैं, स्टैंडर्ड वाला जो फील्ड साइज होता है वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, 10/10 का। उसके अंदर अपन आउटपुट देखते हैं, इसके अंदर सेंट्रल एक्सिस आउटपुट, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, बस ये इतनी सी बात थी। ठीक है, अगर अपन आउटपुट होता है एब्जॉर्ब डोज का तो वो क्या करता है, अलग अलग फील्ड साइज के हिसाब से वेरिएशन करता रहता है, तो अपन को इसमें यही देखना होता है। दूसरा होता है डेप्थ डोज डिस्ट्रीब्यूशन। डेप्थ डोज डिस्ट्रीब्यूशन किसकी भी कैसे पता करते हैं, आयन चैम्बर्स, डायोड या फिल्म्स की वजह से। ठीक है, इसी की बदौलत अपन पता कर सकते हैं। सबसे पहले होता है आयन चैम्बर्स। आयन चैम्बर्स के अंदर अपने पैरेलल प्लेट चैम्बर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या होता है कि कुछ पैरामीटर्स वगैरह होता है, जैसे अपना स्टॉपिंग पावर रेशियो, वाटर टू एयर, और भी कई चीजें होती है, इन स्कैटर इफेक्ट, ऑब्लिगेटी इफेक्ट,
लेकिन इन सब के अलावा अपन क्या करते हैं, परसेंटेज डेप्थ डोज धीरे धीरे कैलकुलेट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन वो अपने सिलेबस के बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है सिलिकॉन डायोड्स। सिलिकॉन डायोड्स भी अपन पीएन जंक्शन डायोड्स जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें छोटा साइज होता है और सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये क्या होता है, टेम्परेचर पे ज़्यादा, टेम्परेचर और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से करंट आ रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये ज़्यादातर एब्सोल्यूट डोसीमेट्री के लिए अपन इस्तेमाल नहीं करते। और लास्ट होता है फिल्म। फिल्म के अंदर फिल्म डोसीमेट्री अपन सबसे कन्वीनियंट और सबसे रैपिड मेथड है इस डोज को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये अपने ज्यादा आज के टाइम पे यूज करा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लिनिकल इलेक्ट्रॉन बीम। इसके अंदर अपन को पता होना चाहिए कि सेंट्रल एक्सिस डेप्थ डोज, इसमें क्या होता है, डेप्थ डोज कर्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फील्ड की शेप को डिटरमाइन करने के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर ये पता है 80 से 90% आइसोडोज लेवल को ही लेते हैं, जो कि अपनी इलेक्ट्रॉन बीम का 1/3 या 1/4 पार्ट बनाते हैं। जैसे मान लो 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन बीम है, तो ये 3 से 4 सेंटीमीटर तक डेप्थ में कर सकती है। मेजरली यूजफुल ट्रीटमेंट के लिए अगर अपन जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वो लगभग 90% डेप्थ डोज तक रखते हैं। अगर मॉडर्न एस्केलेटर्स की बात करें या ट्रिमर टाइप एप्लीकेटर्स की बात करें जिसमें ट्रिमर प्रेजेंट होता है, तो ये चीज चली जाती है लगभग लगभग ये डेप्थ को अपन नापते हैं ई अपॉन 3.2 सेंटीमीटर, जिसमें ई क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है ना। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम की सरफेस पर कितनी ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट है, ये क्या कहलाता है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कहलाता है। द डेप्थ ऑफ 80% डोज इज अप्रोक्सीमेटली ई अपॉन 2.8 सेंटीमीटर। 80% डेप्थ डोज का अपन कैसे ना क्या होता है फॉर्मूला, ई अपॉन 2.8 सेंटीमीटर। जो डेप्थ होता है डी मैक्स का, जो डेप्थ होता है डी मैक्स का, वो क्या करता है, लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करता। वो कैसे बनाता है, जैसे अगर मैंने दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊंगा डी मैक्स और एनर्जी का, तो वो क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, वो थोड़ा ऊपर नीचे आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी है ना 90% एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बस इसमें और कुछ भी याद नहीं करना। हाँ, दूसरा ये क्या है, ये जो इंक्रीज इन परसेंटेज डेप्थ डोज है, ये किस पे डिपेंड करता है, फ्लुएंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और जो सरफेस डोज होता है वो क्या होता है, लोअर एनर्जी के लिए ज्यादा होता है और हायर एनर्जी के लिए कम होता है। क्योंकि अगर मान लो लोअर एनर्जी वाले जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, एंगल ज्यादा बनाएंगे, और हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स वो क्या करेंगे, एंगल कम बनाएंगे। जबकि इसके अंदर देखो, इसमें एंगल कौन सा बन रहा है, 45 डिग्री, ये किसमें है, लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स के लिए, और ये किसमें बन रहा है, 10%, ये हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स के लिए। तो इसमें फ्लुएंस का फॉर्मूला होता है फाइव मैक्स इज इक्वल टू फाइव नॉट अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइसोडोस कर्व के बारे में। तो जो आइसोडोस कर्व होता है ये अपना क्या होता है, ये क्या, जो स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर होंगे उतना क्या होगा, आइसोडोस कर्व का शेप चेंज होगा, सेंट्रल एक्सिस डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, फ्लैटनेस चेंज होगी, और कर्वेचर नियर फील्ड वाटर और फील्ड वाटर के नीचे जो साइड में जो कर्वेचर है वो चेंज हो जाएगा। ये क्या आता है, अलग अलग मशीन्स पे अलग अलग आइसोटोस कर्व बनता है। ठीक है, द कॉल्यूमिनेशन सिस्टम, स्कैटरिंग फॉइल, मॉनिटर चैम्बर, जॉज या कोन्स, ठीक है, और या फिर एयर कॉलम जो कि पेशेंट के ऊपर होता है, वो क्या करता है, एंगुलर डिस्पर्जन कर देता है बीम का, और इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी में स्प्रेड हो जाता है। तो एक ही एनर्जी, एक ही बीम सेम एनर्जी की वो क्या कर सकती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉल्यूमिनेशन सिस्टम, क्योंकि अलग अलग कॉल्यूमिनेशन सिस्टम में अलग अलग स्कैटरिंग फॉइल, मॉनिटर चैम्बर, जॉज होगा, तो इसकी वजह से अलग अलग डिफरेंट डोज डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है। ठीक है, तो जैसे ही बीम किसी मीडियम में पेनिट्रेट करती है तो क्या कर देती है, बीम एक्सपेंड होने लग जाती है, क्योंकि वो सरफेस से टकराकर क्या करती है, स्कैटरिंग स्टार्ट हो जाती है उनके अंदर। तो देखो ये आपको दो चीजें दिख रही है, एक अपना 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम का दिख रहा है, एक अपना 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बीम दिख रहा है। तो इसमें आप देखो कितनी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फील्ड फ्लैटनेस एंड सिमेट्री की। फील्ड फ्लैटनेस और सिमेट्री क्या बात आता है कि यूनिफॉर्मिटी जो इलेक्ट्रॉन बीम की होती है, ये क्या होती है,
ये परपेंडिकुलर होती है बीम एक्सिस के एट अ फिक्स डेप्थ। CRU है, इसने क्या डिफाइंड कर रखा है कि जो बीम की फ्लैटनेस है इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स। यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स क्या होता है, एक रेफरेंस प्लेन लिया अपन ने और एक रेफरेंस डेप्थ ली, तो इसमें क्या होता है, एरिया का रेशियो होता है जिसमें जो डोज होती है वो क्या कर सकती है, एक्सीड कर सकती है 90% ऑफ इट्स वैल्यू टू द सेंट्रल एक्सिस एंड ज्योमेट्रिकल बीम क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द फैंटम सरफेस। जिसमें जो अगर मान लो सेंट्रल वाला एरिया है तो यहाँ पर जो बीम होगी वो क्या करेगी, 90% से ज्यादा होगी, और साइडों में देखे हुए जैसे 90%, 80%, 50%, 20% के आसपास रहती है ना। तो ये कहते हैं किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी फैंटम की सरफेस का अपन ने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, उसकी सरफेस पे ये ऐसे काम करती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन भाई ये बोलते हैं कि भाई जो सेंट्रल एक्सिस है किसी भी पॉइंट पर सेंट्रल एक्सिस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब सेंट्रल एक्सिस पे सबसे ज्यादा इसके अंदर डोज होनी चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स एग्जांपल ले लेते हैं 0.8 हो सकता है 10 और 10 फील्ड साइज के लिए। ठीक है, मैक्सिमम डोज के लिए। अब ये क्या बोल रहा है इसमें, करेंगे फील्ड साइड डिपेंडेंस की। फील्ड साइड डिपेंडेंस क्या बोलता है कि जो आउटपुट है और सेंट्रल एक्सिस डेप्थ है ये किस पे डिपेंड करता है, फील्ड साइज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जितनी ज्यादा अगर डोज बढ़ेगी तो उसकी वजह है ना, एक रेस्पेक्टिव फील्ड साइज के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्कैटर भी इंक्रीज होगा फ्रॉम द कॉलिमिनेटर एंड द फैंटम। जब अगर फील्ड साइज बढ़ेगी तो परसेंटेज डेप्थ इनिशियली बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सरे कंटेमिनेशन की। एक्सरे कंटेमिनेशन की वजह से ये बताता है कि ड्यू टू एक्सरे कंटेमिनेशन एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन रेंज कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द टेल एंड डेप्थ ऑफ द आइसोटोस कर्व। ये जो एक्सरे कंटेमिनेशन है ये क्या करता है, ब्रह्मस्त्र लंग इंटरेक्शन की वजह से होता है। जब इलेक्ट्रॉन ब्रह्मस्त्र लंग का इंटरेक्शन करता है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकराता है तो ये क्या करता है, कॉल्यूमिनेशन सिस्टम से टकराता है और फिर क्या करता है, बॉडी टिश्यू से टकराता है, तो इसकी वजह से एक्सरे में कंटेमिनेशन हो जाते हैं। तो एटलीस्ट इन द सेकेंडरी बीम टाइप ऑफ एस्केलेटर बिकॉज स्कैटरिंग फॉइल इज नॉट यूज। ठीक है, ये अपन क्या करते हैं जिसके अंदर स्कैटरिंग फॉइल यूज नहीं करते उनमें एक्सरे कंटेमिनेशन कम होता है, और जैसे स्कैटरिंग फॉइल का इस्तेमाल करता है तो स्कैटरिंग फॉइल भी क्या करता है, ये जो सेकेंडरी रेडिएशन है उन सबको कम कर देता है। टिपिकली एक्सरे कंटेमिनेशन पेशेंट में रेंज करता है 0.5% से 1% के लेकर, जिसमें 6 से 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। 1 से 2% होता है 12 से 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 2 से 5% होता है 15 से 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो इसी के साथ यही इलेक्ट्रॉन बीम कंप्लीट होता है।